हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर और पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने कवर किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। अब वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का आपका टॉपिक है वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं हम लोग कि ये वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर आपको दिया हुआ है, ये कंटेनर दिया हुआ है और इसमें इतना आपको लिक्विड भरा हुआ है और ये कंटेनर जो है ये ओपन है। तो लिक्विड के जितने भी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये सब के सब एवापोरेट होंगे। हम लोगों ने क्या किया है कि इस कंटेनर में प्योर वोलाटाइल लिक्विड ए लिया हुआ है। सपोज कीजिए कोई सॉल्वेंट, हमने कोई वोलाटाइल लिक्विड ले लिया। अच्छा, यहाँ पे वोलाटाइल का मतलब क्या है? वोलाटाइल क्या है जी? वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसे लिक्विड्स या ऐसे सब्सटेंस जो एवापोरेट होने की टेंडेंसी रखते हैं। द सब्सटेंस which evaporate और टेंडेंसी टू escape। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो उड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, एवापोरेट होने की टेंडेंसी रखते हैं, उसको हम लोग वोलाटाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे एक वोलाटाइल लिक्विड लिए हुए हैं। तो वोलाटाइल लिक्विड के जितने भी जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं ये सब के सब एवापोरेट होंगे। और एवापोरेशन फिनोमेना जो होता है, ये जो एवापोरेशन है, इट इज सरफेस फिनोमेना। इट इज सरफेस फिनोमेना। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है तो इसके चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ये पूरा का पूरा स्टेबलाइज रहेगा, है ना। अब इस वाले मॉलिक्यूल्स को देखिएगा तो नीचे की तरफ ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऊपर में तो नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल के कंपेरिजन में जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है और उसके पास अनबैलेंस फोर्स भी होते हैं, ऊपर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। ठीक है, इस वजह से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये एवापोरेट कर जाते हैं और नीचे वाले के पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम होता है, इसलिए वो नीचे है। ठीक है, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा वो ऊपर आ जाएगा, है ना। जैसे आप देखते होंगे कोई कंटेनर में पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म करने से क्या होता है, जितने भी नीचे वाले होते हैं सबके सब बुलबुले की फॉर्म में वो ऊपर आते हैं। ठीक उसी प्रकार से होता है। तो बुलबुले के फॉर्म में जो ऊपर आते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे ये सब के सब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे और ये एवापोरेट होंगे। इसको बोलते हैं बल्क। जो भी बीच में होता है उसको बल्क बोलते हैं। और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसकी वजह से ये एवापोरेट होंगे। ठीक है, अब ये तो था ओपन कंटेनर जो एवापोरेट हुए जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, इसको रोकने वाला कोई है नहीं। लेकिन अब क्या करते हैं कि हम लोग एक और कंटेनर लेते हैं, या फिर इसी को सपोज कर लीजिए हम लोगों ने लिया हुआ है और इस बार हम लोग क्या करते हैं कि इस कंटेनर को ढक देते हैं, अच्छी तरह से ढक देते हैं। अब जब ढक देंगे तो यहाँ पे वही है प्योर वोलाटाइल लिक्विड ए। वोलाटाइल है तो भाई उड़ेगा ही। अब ये इस एवापोरेट होगा। अब इस बार एवापोरेट होगा तो क्या ये एस्केप कर पाएगा, बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। ये सब के सब यहाँ पे टकराएंगे। ठीक है जी, और टकरा करके ये फिर से नीचे की ओर आएंगे, यानी कि ये कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंसेशन यहाँ पे होगा।
तो यहाँ से क्या होता है कि कोई भी ए सब्सटेंस है, ये लिक्विड फॉर्म में आया, अब ये क्या हुआ, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वेपर फॉर्म में आया। अब ये वेपर फॉर्म में उड़ तो रहा है, लेकिन ये पूरा कंटेनर बंद होने की वजह से ये वेपर के फॉर्म में आकर के कंडेंस हो दोबारा और फिर से नीचे की ओर आ रहे हैं इसी पे। अब जब ऊपर में आप देखेंगे तो ये क्या है, वेपर से। अब ये वेपर्स क्या होंगे कि नीचे इस लिक्विड पे एक फोर्स लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं, 9th क्लास में भी पढ़े थे, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उड़ेगा, फिर कंडेंस होगा, फिर उड़ेगा, फिर कंडेंस होगा। तो एक समय ऐसा होगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा। जितना तेजी से लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उतना ही तेजी से गैसियस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना। अब देखिए, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, उस केस में क्या होगा कि ये जितने भी वेपर फॉर्म में हैं, ये सब के सब नीचे लिक्विड पे एक प्रेशर लगाएंगे। अब नीचे जब लगाएंगे तो यही प्रेशर जो होता है, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे जी, वेपर प्रेशर। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं, P0A। ध्यान रखिएगा, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, इसके लिए हम डिनोट कैसे कर रहे हैं, P0A, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर आखिर है क्या, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस। यही हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, ये जो वेपर के फॉर्म में है, ये लिक्विड सरफेस पे एक प्रेशर लगा रहे हैं। तो जो प्रेशर लगा रहे हैं उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर, है ना। तो इसको आखिर डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग डिफाइन कर लें इसको। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर लिक्विड सरफेस एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है, उसके बाद वेपर के द्वारा जो कुछ भी प्रेशर उस लिक्विड पे लगेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, वोलाटाइल हम लोग कह रहे हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो वोलाटाइल होने का मेन रीज़न क्या होता है, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना कम होंगे उतना ही टेंडेंसी होगा उसका उड़ने का। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होगा वो कम होना चाहिए। अब दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, दूसरा फैक्टर होता है कि उसका मोलिकुलर वेट लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। जब लेस आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा तो उस केस में उड़ने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगा। भाई ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा तो वो नीचे ही रह जाएगा, कम मॉलिक्यूलर वेट होगा, हल्का होगा तो इजली वो ऊपर आ जाएगा, इजली वो एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा कि वोलेटाइल होने का दो रीज़न होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस होना चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट भी लेस होना चाहिए, जिसकी वजह से ये वोलेटाइल सब्सटेंस इजली एवापोरेट होते हैं। अब जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही कम होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो कम वोलेटाइल होगा। जैसे हम लोग इथाइल अल्कोहल या मिथनॉल कहिए या इथनॉल कहिए, इसको कंपेरिजन करते हैं तो वाटर से, ठीक है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो एक लार्ज नेटवर्क बना रहते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। हालांकि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन वाटर में जितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उतना अल्कोहल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर आपका समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं हम लोग। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ओवर द लिक्विड सरफेस एट ए गिवन टेम्परेचर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे जी, पहला तो नेचर ऑफ सब्सटेंस ही है। पहला क्या होगा जी, नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का होगा, इसका वोलेटाइल नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर
प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वोलेटाइल नेचर। और प्रेशर क्या लगा रहा था, इसको लोग डिनोट कर रहे थे पी नोट ए से, है ना, क्योंकि एक ही लिक्विड है। अगर ज़्यादा लिक्विड होगा तो पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा, लेकिन एक ही लिक्विड है तो जितना ज़्यादा वोलेटाइल नेचर होगा उतना ही ज़्यादा पी नोट ए का वैल्यू होगा। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया क्या, नेचर ऑफ सब्सटेंस। जितना ज़्यादा वोलेटाइल उतना ही ज़्यादा उसके द्वारा वेपर प्रेशर, क्योंकि उतना ही टेंडेंसी होगा उड़ने का, और जितना ज़्यादा उड़ने की टेंडेंसी होगा उतना ही वेपर प्रेशर बनाएगा, है ना। दूसरा क्या फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। ठीक है जी। टेम्परेचर कैसे, तो टेम्परेचर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप देंगे एवापोरेट उतना ही तेज़ी से होगा, है ना। और जितना तेज़ी से एवापोरेट होगा उतना ही ज़्यादा वेपर का फॉर्म बनेगा, और जितना ज़्यादा वेपर का फॉर्म बनेगा उतना ही ज़्यादा वो वेपर प्रेशर हो करके वो फिर नीचे लिक्विड पे प्रेशर बनाएगा, है ना। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब देखिए वेपर प्रेशर को लेकर के हम लोग यहाँ से एक टर्म डिफाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम लोग बनाते हैं ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, तो उस केस में हम लोग इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे। ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो है ये 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो 1 atm है यहाँ तक। ठीक है। तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये ऐसे इसको टच करेगा। अब यहाँ से इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी नोट बी से। तो किसी भी लिक्विड का उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे वाटर के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट आखिर होता क्या है, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हम लोग डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to atmospheric pressure। कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके बराबर हो जाए। आप सपोज कीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm जो है वो नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल से ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे, उड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये क्या कर रहा है, दबा रहा है। तो जब वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाए तो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब उससे हल्का सा भी बढ़ेगा यानी कि उसके बाद वो उड़ना स्टार्ट कर देगा, और ये जो रोक रहा था ये नहीं रोक पाएगा। ठीक है। तो जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, वीपी लिखे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे देखें, फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है जी, तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है पी नॉट ए, इट इज इक्वल टू 1 atm और 760 mm Hg। देखिएगा थोड़ा सा नीचे हो गया है।
हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस जो वेपर प्रेशर होता है जिसको पी नोट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्योर लिक्विड के लिए, पी नोट ए इज इक्वल टू 1 ATM हो जाएगा, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, या फिर 760 mm ऑफ Hg में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वाटर के लिए ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, कौन सा, 100 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग फैक्टर्स देख लिए। तो हम लोग ये समझ रहे हैं ओवरऑल कि फैक्टर जो होते हैं वो नेचर ऑफ सब्सटेंस हो गया, और दूसरा क्या हो गया, टेम्परेचर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कंटेनर के अलग अलग शेप लेंगे तो क्या वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, आप सोचिए, नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कंटेनर आपका इस प्रकार से दिया हुआ हो जिसका सरफेस एरिया ऊपर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उतना ही होंगे, और किसी ने ऐसे दे दिया है ना, और इसको पैक है, ये भी पैक है, तब एक बात बताइए, यहाँ पे वेपर प्रेशर में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। इसमें कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो कम एवापोरेट होगा, तो कम वेपर प्रेशर बनाएगा, है ना। इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एवापोरेट करेंगे तो ज़्यादा बनाएगा, है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे पर यूनिट एरिया वेपर प्रेशर तो आपका सेम होगा। तो वेपर प्रेशर कंटेनर का शेप चाहे जो भी लीजिए, अगर आप छोटे शेप का लेंगे तो उस केस में मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होने वाले भी कम होंगे, उस एरिया पे प्रेशर भी कम रहेगा। लेकिन जब ज़्यादा एरिया लेंगे तो एवापोरेट भी उतना ही तेज़ी से करेंगे और वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि वेपर प्रेशर जो होगा वो कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है और कोई अदर फैक्टर पे भी डिपेंड नहीं करेगा। दो ही फैक्टर है, नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। अब देखिए अगला जो है वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड। टू वोलाटाइल मतलब कि ये कह रहे हैं कि एक ही कंटेनर होगा, उसमें दो तरह के लिक्विड हम लोग डालेंगे जो दोनों को दोनों वोलाटाइल होंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेते हैं कि एक कंटेनर हमने लिया ऐसा, ठीक है। ये इस कंटेनर में हम लोगों ने सपोज कर लो कि वाटर लिया हुआ है, ये प्योर सॉल्वेंट है वाटर, तो ये वोलाटाइल नेचर का है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इससे पी नोट ए, इसको रिप्रेजेंट करें हम लोग पी नोट ए से, और इस कंटेनर को हम लोगों ने बंद किया हुआ है। तो इसके द्वारा जो कुछ भी यहाँ से वेपर के फॉर्म में उड़ करके डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने के बाद वेपर उस लिक्विड पे वेपर प्रेशर लगाएंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी नोट ए से। ठीक है, एक कंटेनर में हो गया। अब दूसरा कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया कि एक और इसी प्रकार का कंटेनर लिया, ठीक है, इसको भी बंद किया, और इसमें इस बार हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल डाल दिया। ठीक है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट बी है, यहाँ पे ए मान लेते हैं, और इस बार जो लिया हुआ है ये है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मतलब वही इथेनॉल जिसको बोलते हैं हम लोग। अब इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर बनेगा भाई, ये वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा वोलेटाइल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी नोट बी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी नोट बी, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट बी है। ये कंटेनर ए था, ये कंटेनर बी है। मैं ये भी बता दूं, इट इज मोर वोलाटाइल। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। वाटर इज लेस वोलाटाइल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का बॉन्डिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है और इसमें हाइड्रोजन का बॉन्डिंग कम होता है। तो कम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेस होते हैं और एवापोरेट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा होगा तो मोर वोलाटाइल कहेंगे। अब देखिए हम लोग क्या किए कि इसको दोनों को एक कंटेनर में डाल करके मिक्स कर दिया। तो जब दोनों को कंटेनर में, एक ही कंटेनर में
ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों लिक्विड्स को एक ही कंटेनर में डाल दिया। सपोज कर लो कि ये लिक्विड ए है, यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल्स होंगे और इस वाले में बी के मॉलिक्यूल्स हैं। मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये जितने भी हैं ये सब बी के हैं, बी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब दोनों को मिक्स कर दिया हमने तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो सरफेस है, इस सरफेस पे ए के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये बी है, ये आपका बी है, ये आपका बी है और ये सब क्या है, ये है। तो ये दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब देखिए ये भी एवोपोरेट करेगा और ये भी एवोपोरेट करेगा। तो यहां से जो वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है जी, यहां से जो वेपर प्रेशर बनेगा ये आपका इसके द्वारा भी बनेगा, इसके द्वारा ही बनेगा और इसके द्वारा ही बनेगा। इसका मतलब यह है कि वेपर के फॉर्म में लिक्विड ए के भी और बी के भी दोनों के होंगे, दोनों के दोनों, बल्कि ये कह लीजिए कि लिक्विड बी का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे क्योंकि इट इज़ मोर वोलाटाइल और ए के मॉलिक्यूल्स कम होंगे क्योंकि लेस वोलाटाइल है ना। तो अब यहाँ से जो वेपर का प्रेशर लगेगा, ये प्रेशर आपका, अब ये चूँकि दोनों हम लोग क्या बना लिए, ये सॉल्यूशन बना लिए। तो जब ए के द्वारा लगेगा तो हम लोग पी ए बोलेंगे और बी के द्वारा जब लगेगा तो पी बी बोलेंगे, है ना। क्योंकि दो लिक्विड हो गया तो पी ए और पी बी, क्यों पी ए पी बी क्या है जी, यह है पार्शियल वेपर प्रेशर। कभी भी इस वाले से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट के लिए जब उसमें कुछ मिक्स नहीं किया गया है, ठीक है, और ये जब मिक्स कर दिए हैं तो इसमें 2 3 4 जितना मर्जी आप लिक्विड कर लीजिए, उसमें एक पर्टिकुलर लिक्विड का कितना वेपर प्रेशर बन रहा है उसको हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है पी ए, पार्शियल वेपर प्रेशर बाय ए, पार्शियल वेपर प्रेशर बाय बी, ठीक है। तो टोटल मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल मिला करके ये जो बनेगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पीएस। पीएस मतलब, पीएस मतलब होता है वेपर प्रेशर बाय सॉल्यूशन, है ना। यहां से कैसे लिखेंगे, यहां से जो पीएस होगा इट इज पीएस इज इक्वल टू क्या जी, तो पीए प्लस पीबी, यही होगा ना। अब यहां से हम लोगों ने क्या किया कि ये सॉल्वेंट ए प्लस सॉल्वेंट बी और दोनों को मिला के बना लिया सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के लिए डिनोट कर रहे हैं हम लोग पीएस। अब यहीं पे आता है आपका राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है यहाँ पे, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड, यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं हम लोग 2 वोलेटाइल लिक्विड का, ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट मतलब ए के द्वारा और बी के द्वारा, ठीक है। ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में ए लिक्विड का जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, नंबर ऑफ मोल्स जितना ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, है ना। उसी प्रकार से बी का नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है बनाएगा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, उसका उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि पार्शियल प्रेशर जो होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड, है ना। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से क्या बोल रहे हैं, ये राउल्ट्स लॉ कह रहा है पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये पार्शियल प्रेशर ए का उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूशन में, उस लिक्विड सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा होगा उतना ही पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ से पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इन लिक्विड सॉल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा।
जिसको हम लोग पीबी से डिनोट कर रहे हैं, है ना। तो ये है आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ सिंपली ये कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिफाइन किया कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा ए का इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ए का हो उतना ही ज़्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। जब इस साइन को हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो यहाँ से पी ए इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे के, और फिर से यहाँ पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इस के का वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर के का वैल्यू क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब देखिए सपोज के लीजिए, सपोज यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना हुआ था उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन में और दूसरा कोई लिक्विड है ही नहीं, यानी कि प्योर सॉल्वेंट की बात हो गया। उस केस में क्या होगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 हो जाएगा। यही बात हुआ। तो अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 यानी कि प्योर सॉल्वेंट की बात करने लगे हम लोग। अब देखिए यहां से क्या होगा कि पी ए इज इक्वल टू के, मोल फ्रैक्शन की जगह पे हम लोग क्या लिख दे, 1 लिख दे। यहां से एक से इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन 1 हम लोगों ने यहां पे पुट कर लिया। अब बताइए ये जो पी ए होगा, अगर वहां पे केवल एक ही लिक्विड है प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट के लिए पी ए हम लोग क्या लिखते हैं, प्योर सॉल्वेंट के लिए जो पी ए होता है इट इज इक्वल टू पी नॉट ए। हम लोग ऐसे लिखते थे ना, प्योर सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर होता था ये पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करते थे। तो इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू के इंटू 1। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा आपका पी नॉट ए। अब इन सभी को यहां पे पुट करें, फाइनली यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, तो रिजल्ट मिलेगा पी ए इज इक्वल टू के की जगह पे पी नॉट ए और एक से तो यहां पे है, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो होगा प्योर सॉल्वेंट ए के द्वारा ये पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली कर लेते हैं, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसका कहानी भी पूरा का पूरा वैसे ही जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ से सिमिलरली कर लेता हूँ, पूरा प्रोसेस यही होगा। और सिमिलरली इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यानी कि जो लिक्विड सॉल्यूशन ऊपर में बना रहा था उसके द्वारा पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा उसको हम लोग पी नॉट एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी वाला जो होगा वो पी नॉट बी एक्स से डिनोट करेंगे हम लोग। तो अब देखिए, अब वहाँ पे अभी अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ था कि दो वोलेटाइल लिक्विड को ऐड किया था एक ही में, तो पी ए और पी बी याद कीजिए हम लोगों ने किया हुआ था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब दोनों को जोड़ करके हम लोग पीएस निकाले थे। यहीं पे डाल्टन्स लॉ आता है, और डाल्टन्स लॉ ये बोलता है कि जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा इट इज सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। डाल्टन्स लॉ यहाँ पे क्या कर रहा है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। जो आप सॉल्यूशन बनाए हुए हैं 2 लिक्विड्स का या फिर 3 लिक्विड्स, 4 लिक्विड, जितना भी लिक्विड्स है, इससे पिछले वाले एग्जांपल में हम लोगों ने 2 ही लिक्विड लिया हुआ था। तो यहाँ से पी एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो पार्शियल वेपर प्रेशर बाय ए मॉलिक्यूल्स एंड पार्शियल वेपर प्रेशर बाय बी मॉलिक्यूल्स। ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं, है ना। और यही आपका है डाल्टन्स लॉ। क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन के ऊपर में जितना भी वेपर प्रेशर बनेगा ये किसके द्वारा बनेगा जी, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स उस सॉल्यूशन में मौजूद होंगे उसके द्वारा, हर एक के द्वारा आपको पार्शियल प्रेशर लगेगा। सब पार्शियल प्रेशर को सम कर दीजिए,
टोटल जो प्रेशर होगा दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए ये डाल्टन्स लॉ के द्वारा हम लोग क्या देखें कि पी एस इज इक्वल टू जो होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा, यही अभी भी देखे हम लोग। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, पी एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, अच्छा इसको अभी हम लोग निकाले थे क्या कि पी ए जो होगा ये पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा, उसी प्रकार से पी बी जो होगा ये पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा जी, तो पी नोट ए एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नोट बी एक्स बी पी बी के लिए। अच्छा मोल फ्रैक्शन जिनको नहीं याद है एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो था ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसी प्रकार से एक्स बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और हम लोग ये भी जानते थे कि एक्स ए प्लस एक्स बी जब करते हैं तो टोटल मोल फ्रैक्शन कितना जाता है, ये आपको आ जाता है 1। तो अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स ए, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ से पी एस इज इक्वल टू तो पी नोट ए एक्स ए पी नोट बी। अब देखिए इस एक्स बी की जगह पे ये वाला वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा, यहाँ से लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स ए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब पी एस इज इक्वल टू क्या, तो पी नोट ए एक्स ए प्लस, अब इसको यहाँ पे फर्दर करें हम लोग तो ये पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए हो जाएगा जी। अब यहाँ से देखिएगा पी नोट ए एक्स ए पी नोट बी एक्स ए, यहाँ से ये कॉमन ले लें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी, मैं पहले इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ से पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए, ये आपका इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ये आ गया, तो एक फॉर्मूला आपका ये आ गया, ठीक है। अच्छा इसी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम लोग लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो पी एस इज इक्वल टू हम लोग फिर से यहाँ से आ जाते हैं, ये आपको दिया हुआ था पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। इस बार मैं कहता हूँ यहाँ से अगर किसी ने एक्स से निकालने की कोशिश किया तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा जी, हो जाएगा ना। तो इस बार मैं क्या करता हूँ इस एक्स के की जगह पे पुट करता हूँ, तो पी एस इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, पी नोट ए एक्स ए की जगह पे लिखता हूँ 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो आगे बढ़ाएंगे तो पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब एक्स बी कॉमन तो हम लोग निकाल लें, तो इसको हम लोग लिख देंगे पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस, अब यहाँ से लिखता हूँ पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी। ठीक है जी, तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गए इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस क्या है जी, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक फार्मूला आपका ये आ गया, दूसरा फार्मूला आपका ये आ गया, जो जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, आप खुद से भी करके एक बार देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन बनाते हैं। ग्राफ देखा जाए इसका कैसे बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे बना लेंगे, एक ऐसे बना लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास तीन इक्वेशन है। पी ए इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए एक्स ए, यानी कि पी ए यहाँ से लिख सकते हैं, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए,
यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और पीबी भी उसी प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बन जाएगा। ठीक है, इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे आएगा। अब क्या करता हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 लिक्विड है, तो ये मोल फ्रैक्शन हम लोग बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आते आते मोल फ्रैक्शन आपका आ जाएगा 1, यानी कि वहाँ पे और दूसरा लिक्विड नहीं होगा। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि वो है ही नहीं उस सॉल्यूशन में, 0 है। तो 0 है तो नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब जिस समय मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा उस केस में इसके द्वारा पार्शियल वेपर प्रेशर जो बनेगा ये P0A बनेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ से मोल फ्रैक्शन क्या कर रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन जब ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा तो PA इक्वल टू क्या जाएगा P0A, PA इक्वल टू कितना जाएगा P0A। हो जाएगा ना। तो अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये क्या बनेगा जी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से लगा लिया है ना। उसी प्रकार से इस वाले में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को देखा जाए, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे 0 मतलब इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे 0। ठीक है, अब जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन जो होगा बी का वो बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि इस वाले पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो जाएगा। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे केवल बी ही होगा, ए का 0 यहाँ पे। तो अब यहाँ से सपोज करिए कि ये यहाँ पे बना हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने कम लिया था, नीचे लिया था, और इस वाले में ज़्यादा ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो आपका इथाइल अल्कोहल है जो मोर वोलेटाइल है। ये ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाने का मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न है आपका मोर वोलेटाइल। जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, इसलिए इसको ऊंचा बनाया। अब इसके लिए भी आपको स्ट्रेट लाइन आ गया क्योंकि ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका जो ग्राफ बन गया ये आ गया PA इज इक्वल टू P0A XA। उसी प्रकार से PB इज इक्वल टू ये बन गया P0B XB। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से P0B है आपके पास, P0A है। तो अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे इस प्रकार से, क्यों ऐड करेंगे जी, क्योंकि यहाँ से PS जो देखेंगे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ है, मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ B है ना। तो इसका भी हम लोग Y इसको सपोज कर लीजिए, इसका C पर कर लीजिए इसका। तो हम लोग जानते हैं Y इक्वल टू mx प्लस C जो होता है एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो इसके द्वारा भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो यहाँ से इसको हम लोग सिंपली प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख लें और इसके द्वारा क्या लिख लें PA प्लस PB, या फिर ऐसे P0A XA P0B XB भी लिख सकते हैं, P और PB का वैल्यू पुट करके। क्या ये समझ में आया? चलिए फाइनली एक बार और कंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे A और B सॉल्यूशन दोनों वहाँ पे दिया हुआ है। तो सपोज करते हैं कि मोल फ्रैक्शन यहाँ पे A इज इक्वल टू 0 है, मतलब उस सॉल्यूशन में लिक्विड A है ही नहीं, उसका 0 है। अब क्या किया कि धीरे धीरे उस लिक्विड को दूसरे वाले लिक्विड में डालना शुरू किया। ठीक है, जब डालना शुरू करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ते जाएगा, उस वहीं पे क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी घटते जाएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी घटते जाएगा। यहाँ से बढ़ते 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 मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि बी का अमाउंट पूरा 0 हो गया। अब बी वाले केस में क्या हुआ कि यहाँ पे अभी 0 है, लेकिन जैसे जैसे इधर आ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन बी बढ़ते जा रहा है, यानी कि मोल फ्रैक्शन बी जो लिक्विड इथाइल अल्कोहल इसको बढ़ाते जा रहे हैं और वाटर को कम करते जा रहे हैं। तो वैसे बढ़ते 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 ऐसे आया कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया। वैसे ही क्या हुआ कि पूरा का पूरा जितना भी वाटर था वो सब के सब खत्म। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहा है। क्या क्या प्रोसेस हो रहा है
कि एक लिक्विड को हटाते जा रहे हैं, दूसरे लिक्विड को ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग इस वाले केस में देख रहे थे तो इसमें वाटर नहीं था, केवल क्या था, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग तो हम लोग वाटर को ऐड करते जा रहे हैं और इथाइल अल्कोहल को कम करते जा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये टोटल कितना था जी, 1 आना चाहिए। तो जब इसको बढ़ाओगे तो इसको घटाओगे ना, बात समझ में आ रही है? क्योंकि टोटल सम टू 1 ही आना चाहिए। जब इसको बढ़ाओगे तो इसको घटाओगे, इसको बढ़ाओगे तो इसको घटाओगे, टोटल आपका 1 आना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया कि जब मोल फ्रैक्शन ये बढ़ाया तो मोल फ्रैक्शन अभी घटाया। इधर से आपका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए घटेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। और यहाँ पे ये जो है ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है जी? ये है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इफ YA and YB are mole fraction of components A and B respectively in vapor phase, then according to Dalton's law of partial pressure, PA is equal to YA P total, PB is equal to YB P total। अब देखिए यहाँ से जो बात करें हम लोग कि मान लीजिए यहाँ से अभी अभी हम लोगों ने लिया हुआ था कि 2 तरह के लिक्विड था, लिक्विड A वाटर था और लिक्विड B आपका इथाइल अल्कोहल था। ठीक है, तो अब जब ये एवापोरेट होते हैं तो एवापोरेट होने के बाद दोनों क्या होंगे, इथाइल अल्कोहल के भी यहाँ से जो वेपर फॉर्म में आएगा, ये वेपर के फॉर्म में आपको जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपका ए का भी होगा और बी का भी होगा। मान लीजिए ए है, ए बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स ए तो मॉलिक्यूल्स बी, मॉलिक्यूल्स ए मॉलिक्यूल्स बी। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स जो वेपर के फॉर्म में है यानी कि गैसियस के फॉर्म में है, उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे YA और YB, ये जो ए मॉलिक्यूल्स है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग YA से, और ये जो बी मॉलिक्यूल्स है इसको हम लोग YB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वेपर फॉर्म में एक कंटेनर तो क्लोज है ना, वेपर के फॉर्म में जब बन गया है तो वेपर के फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स है ए के उसको YA से, जो मॉलिक्यूल्स है बी उसको YB से। इससे पहले जो हम लोग XA और XB जो देख रहे थे वो XA इस सॉल्यूशन में था। ठीक है जी, ये जो सॉल्यूशन बना हुआ था उसमें मोल फ्रैक्शन XA था और ये XB था। XA वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, XB आपको इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स थे। जब ये एवापोरेट हो गए, ये लिक्विड फॉर्म में है अभी, जब लिक्विड फॉर्म में है तो हम लोग ने राउल्ट्स लॉ अप्लाई किया था, लेकिन अब ये क्या हुआ, एवापोरेट होकर के ये गैसियस फॉर्म में आ गया, वेपर के फॉर्म में आ गया। तो गैसियस फॉर्म के लिए हम लोगों ने जब गैसियस स्टेट पढ़ रहे थे 11th क्लास में तो वहाँ पे डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखा था, डाल्टन्स लॉ क्या कहता था जी कि PA इज इक्वल टू यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए P टोटल। ऐसे हम लोग पढ़े हुए, ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, यहाँ से P टोटल जो है यह है आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे YA तो YA इज इक्वल टू क्या होगा जी, YA इज इक्वल टू हो जाएगा PA बाई P टोटल। P टोटल की जगह पे मैं PS लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही आपका P टोटल है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर बाई टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जब मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फॉर्म यानी कि गैसियस फॉर्म में पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या कैसे अप्लाई करते हैं, तो पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर एक मॉलिक्यूल द्वारा और ये टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसी प्रकार से जब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा जी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो भी बी के द्वारा बन रहा होगा डिवाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P टोटल या PS। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर बाय B
मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये YA और YB जो है आपका, ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फॉर्म उस मॉलिक्यूल के लिए है जो वेपर के फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये हमने बहुत सारे 2 3 4 फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो इसको याद करने का सबसे आसान सा तरीका ये है कि आप न्यूमेरिकल्स बनाते जाइए। 2 बार 4 बार 5 बार जब आप न्यूमेरिकल्स के दौरान लिख लेंगे तो आपका दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ऐसे पढ़ करके कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल्स के द्वारा बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B आर 450 mmHg एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 डिग्री केल्विन। आपको क्या दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर A लिक्विड का जो है वो आपका 450 mmHg दिया हुआ है और B लिक्विड का जो दिया हुआ है वो 700 mmHg दिया हुआ है। तो ये प्योर सॉल्वेंट का है। ठीक है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का आपको दिया हुआ है 600 mmHg। जाहिर सी बात है कि जो 2 लिक्विड को हम लोग सॉल्यूशन बना करके जब वेपर प्रेशर देखेंगे तो प्योर सॉल्वेंट से तो कुछ न कुछ कम ही हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअली तो आपको ये दिया हुआ है, लेकिन जब मिक्स कर दिया गया तो उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 600 mmHg। अब यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड फॉर्म। लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन A और B का होगा उसका क्या होगा। दूसरा सवाल भी है, एल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर के फॉर्म में जब एवापोरेट होकर के वेपर के फॉर्म में बनाए हुए हैं उस वेपर के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स जो हैं उसका क्या मोल फ्रैक्शन होगा, ये भी आपको फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन क्या है पहले ये देख लें। ठीक है जी, गिवन है P नोट A, सपोज कर लेते हैं लिक्विड A के लिए वहाँ पे, तो P नोट A इज इक्वल टू 450 mmHg। P नोट B ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 700 mmHg और PS आपका दिया हुआ है 600 mmHg। तो अभी भी हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि PS इज इक्वल टू P नोट B प्लस P नोट A माइनस P नोट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये पीछे पलट के आप देखिएगा, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। तब सारा डेटा आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ 600, P नोट B आपका कितना दिया हुआ जी 700 प्लस आपका P नोट ये 450 दिया हुआ है माइनस 700 मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन A आपको निकल जाता है, कैसे निकलेगा, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 250 हो जाएगा और इसको इधर फेंकेंगे तो 250 हो जाएगा। तो मैं पूरे को इधर फेंक देता हूँ, इसको हम लोग इधर फेंक देते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 250 मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100, यानी कि यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा 100/250। अब यहाँ से काट करके ये कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B टोटल कितना था 1 होता है। तो यहाँ से जब A का निकल गया तो B का भी निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस 0.4 ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है ये आपका लिक्विड का कंपोजिशन निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B यही पूछ रहा था। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा कह रहा है एल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में जब आ गए हैं तो उस मॉलिक्यूल्स के मोल फ्रैक्शन क्या ये पूछ रहा है। अभी भी हम लोगों ने देखा था कि जो मोल फ्रैक्शन होता है एबव द लिक्विड्स इन वेपर फॉर्म, तो उसका क्या होता है फार्मूला जी, ये पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं PA,
तो पी ए इज इक्वल टू क्या निकाले थे, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब पी नॉट ए कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ 450, तो ये 450 इंटू कितना हो जाएगा जी, तो ये यहाँ से दिया हुआ है 1 से 0.4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पी बी आपको आ जाएगा कितना, तो ये इसी प्रकार से पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, तो 700, तो 700 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, तो 0.6, तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 180, ये हो जाएगा कितना एम, इसका वैल्यू है 180 mmHg और इसका आ गया आपको 420 mmHg, क्योंकि टोटल आपको सॉल्यूशन का दिया हुआ 600, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब वाई ए पूछ रहा था, है ना, तो वाई ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो पी ए बाई पी एस, और पी ए कितना आया, तो 180, तो 180 बाई 600, तो ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब वाई बी क्या लिखेंगे, तो पी बी बाई पी एस, तो पी बी कितना है, तो 420, तो 420 बाई 600, इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0.7, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान था और ये अच्छा भी क्वेश्चन था। तो ये वाला जो कंपोजिशन आ गया, ये आ गया आपको इन द वेपर फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, और यही कंपोजिशन यहाँ पे पूछ रहा था, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर। अब अगला जो है वो है राल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो यहाँ से देखते हैं कि हेनरी लॉ जो दिया था वो भी पार्शियल प्रेशर था, जो गैस की सोल्युबिलिटी इन लिक्विड बताया गया था, और यहाँ से राल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का है, पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए एक से इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इन दोनों का लगभग सिमिलरिटी आ रहा है। तो दोनों को जब कंपेयर करते हैं, इफ वी कंपेयर इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स, और गैस आपका हेनरी के केस में, और कंपोनेंट्स आप ले रहे हैं, कंपोनेंट या गैस दोनों सेम ही होगा, ये लिक्विड के केस में है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। दोनों के केस में वही हो रहा है कि मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, किसके, पार्शियल वेपर प्रेशर के, है कि नहीं। वो गैस उड़ता था तो वहाँ पे प्रेशर बनाता था, और इस वाले केस में भी क्या है कि जब लिक्विड एवापोरेट होता है तो भी वेपर के फॉर्म में आता है। तो दोनों को दोनों लगभग सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है कि इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH है और इसके लिए P नॉट ये है। यहाँ से ओनली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिफर KH एंड P नॉट है। जब ये दोनों बराबर हो जाए, केवल यही है ना, तो दोनों सेम हो जाता। तो सो राल्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इन विच KH बिकम्स इक्वल टू P नॉट A। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि राल्स लॉ जो है वो स्पेशल केस है, किसके लिए, हेनरी लॉ के लिए। तो हेनरी लॉ और राल्स लॉ दोनों सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे है, ये KH और P नॉट A का, बाकी फंडा सेम है। बस हेनरी लॉ में वहाँ पे गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए था, और यहाँ पे जो वेपर बन रहा है वो लिक्विड से उड़ करके जा रहा है, लेकिन प्रेशर के टर्म्स में देखा जाए तो वो दोनों के दोनों सेम हो रहे हैं। अब अगला जो है हम लोग का वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड बात कर रहे हैं। अब सॉलिड एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड ग्रुप में यहाँ पे लिया जाता है। तो नॉन वोलेटाइल क्या होता है, द सब्सटेंस विच नेवर एवापोरेट्स और नेवर एस्केप, जिसके पास उड़ने की टेंडेंसी बिल्कुल भी जीरो होती है। कोई भी सॉलिड ऐसा ले ले, जैसे शुगर हो गया, या फिर सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो इन सभी के सभी क्या होते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आपस में इतने स्ट्रोंगली बॉन्डेड होते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होते ही नहीं हैं। जब सेपरेट नहीं होंगे तो एवापोरेट नहीं होंगे, जब एवापोरेट नहीं होंगे तो उस केस में क्या, उसके द्वारा वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सच सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर इज जीरो।
क्या है, जैसे शुगर में उड़ने की टेंडेंसी नहीं होती है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। NaCl जो नमक है, सॉल्ट, ग्लूकोज जो हम लोग जानते हैं, यूरिया, ये सब के सब क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स है। ये कभी भी एवापोरेट्स नहीं होते हैं। जब एवापोरेट्स नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर इसके द्वारा 0। अब देखिए यहाँ से क्या करें कि कोई आपका लिक्विड दिया हुआ है, फिर से इसको कंटेनर को बंद करते हैं और ये लिक्विड जो है, सपोज कीजिए कोई ए लिक्विड है, ये प्योर सॉल्वेंट ए है आपका, प्योर सॉल्वेंट ए। तो इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर बनेगा यहाँ पे वेपर के फॉर्म में, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, पी नोट ए से, है ना। अभी हम लोग देखते हैं ये प्योर सॉल्वेंट जो है ये वोलाटाइल लिक्विड से, सपोज कर लो कि हमने इसको वाटर ही ले लिया, ये वाटर है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, बी कोई सॉल्यूट है, ये मैं लिख लेता हूं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जैसे नमक ले लीजिए या फिर शुगर ले लीजिए। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूं और ऐड करने के बाद यहां से बनाता हूं सॉल्यूशन। तो जब ये सॉल्यूशन बन गया, ये कंटेनर बंद है, तो इस केस में क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स, सपोज कर लीजिए कि ये बी के पार्टिकल्स हैं और ये आपका ए के पार्टिकल्स हैं, ठीक है जी। तो ए के पार्टिकल्स तो एवापोरेट होंगे, लेकिन क्या बी के पार्टिकल्स होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ से जो कुछ भी वेपर प्रेशर बनेगा ये किसके वजह से बनेगा जी, ये किसकी वजह से बनेगा, तो ये बनेगा केवल प्योर सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि सॉल्यूट जो बी है वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो एवापोरेट ही नहीं होगा। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ से प्योर सॉल्वेंट था, यहाँ से प्योर सॉल्वेंट जो था ये पी नोट ए बना रहा था वेपर प्रेशर। अब इसमें नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट को हम लोग ऐड कर दिया, तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। जब ये सॉल्यूशन बन गया तो इसके द्वारा तो एवापोरेशन होना नहीं है, तो जब एवापोरेशन नहीं होगा तो यहाँ से ये जो बनेगा ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि इनिशियली तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एवापोरेट हो रहे थे ना, लेकिन अब नॉन वोलेटाइल आने की वजह से सरफेस पे कुछ ऑक्यूपाई कर लिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब होगा तो इसको जो मॉलिक्यूल्स ए का रहेगा वो तो एवापोरेट करेगा, लेकिन इसकी जगह पे बी आ गया, तो बी वाला तो भाई एवापोरेट करना ही जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। इट मस्ट बी पी एस इज लेस देन पी नोट ए, होगा कि नहीं। तो अब देखिए यहां से नॉन वोलेटाइल को ऐड करने के बाद जो भी वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं कि यहां से अगर पी नोट ए माइनस पी एस कुछ न कुछ फैक्टर आएगा, कुछ न कुछ फैक्टर आएगा ना, क्योंकि इनिशियली तो ये ज़्यादा था, बी को ऐड कर देने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया, तो कितना अमाउंट में कम हो गया, तो जितना अमाउंट में कम होता है उसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका नाम देते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको ऐड किए तभी तो कम हुआ। इसको शॉर्ट में हम लोग LVP भी लिखते हैं, LVP। LVP मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए इसको इनिशियल से जब रिलेट कर देते हैं, कैसे, P नोट A माइनस PS बाई P नोट ए। इनिशियली तो P नोट A के बराबर ही था ना, और P नोट A माइनस PS ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ, जो कम होने के बाद फाइनली जो बचा हुआ है ना। तो अब इसको हम लोग क्योंकि इससे रिलेट कर रहे हैं इनिशियल वाले से, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे जी, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों ऐसा हुआ? ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहीं पे आपका राउल्ट्स लॉ इसके लिए आता है। इससे पहले जो हम लोग राउल्ट्स लॉ डिफाइन किए थे वो था आपका दो लिक्विड जो कि वोलेटाइल नेचर के थे उसके लिए। अब यहाँ पे राउल्ट्स लॉ क्या होगा? राउल्ट्स लॉ यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए डिफाइन करता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के द्वारा बनेगा। क्यों? क्योंकि बी के द्वारा तो कुछ बनना ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस केस में भी डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कहता है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जो भी सॉल्वेंट का होगा उसी की वजह से आपका एवापोरेशन होगा और उसी की वजह से आपका वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था? यहाँ पे सॉल्वेंट हम लोग ने वाटर लिया था। तो यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट होगा इसके द्वारा जो कुछ भी वेपर प्रेशर बनेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो भी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि प्योर सॉल्वेंट। तो राउल्ट्स लॉ हम लोग ये देख रहे थे। ये किस तरह के सॉल्यूशंस के लिए है? जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड लिक्विड में मिल करके सॉल्यूशन बनाता है। अब यहाँ पे देखिएगा PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। ए के जितना मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो यहाँ पे K लगाए कांस्टेंट। अब देखिए जिस प्रकार से पहले हम लोग किए थे उसी प्रकार से अगर मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन में केवल एक ही लिक्विड होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा, तो उस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो हो जाएगा। अब PS इज इक्वल टू P नॉट A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे केवल एक ही सॉल्वेंट ही बचा हुआ और कुछ तो एडेड नहीं है। जब ऐड नहीं होगा तो प्योर सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर बढ़ता था P नॉट A से रिप्रेजेंट करते थे और वही आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, है ना। तो अब PS इज इक्वल टू P नॉट A हो गया। तो जब इसको पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पुट करने के बाद क्या होगा कि PS की जगह पे हम लोग P नॉट A लिख रहे हैं। K था, मोल फ्रैक्शन की जगह पे 1, तो हम लोगों ने 1 पुट किया। ठीक है, अब ये पुट जब करेंगे तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा? P नॉट A। अब P नॉट A आ गया यहाँ से K का वैल्यू, तो उस केस में PS इज इक्वल टू जब यहाँ पे पुट करेंगे K का वैल्यू तो P नॉट A x से आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो हम लोगों ने पिछले बार हम लोग कर चुके हैं। अब आगे देखिए, मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B टोटल 1 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A करना होगा तो 1 माइनस एक्स भी कर देंगे। अब यहाँ से x से जो यहाँ पर निकला हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसका यहाँ पे वैल्यू पुट किए तो यहाँ से क्या था? x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी, तो P नॉट A। अब यहाँ से x से जो दिखा हुआ था x से की जगह पर हम लोग पुट किया 1 माइनस एक्स बी। अब इसको आगे बढ़ाए तो P नॉट A एक्स भी हो गया। अब इतना जब हो गया तो हम लोग क्या किया कि इसको इधर फेंक दिए, इसको इधर डाल दिए, तो P नॉट A एक्स बी इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PS। अभी देखिएगा कि हम लोगों ने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था। क्या था जी? कि प्योर सॉल्वेंट से कितना अमाउंट में जब सॉल्यूशन बनता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद PS, वही आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। तो P नॉट A माइनस PS ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो इसको इतना इज इक्वल टू इतना भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में LVP लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं। और दूसरा वाला क्या है? अब इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ B जब निकालना होगा हमको तो इसको नीचे फेंक देंगे, तो जब नीचे फेंकेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस वाले टर्म को याद कीजिए, ये क्या था हमारा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP इसको शॉर्ट में बोल रहे थे हम लोग। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस प्रकार से आपका वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पे बना करके आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे है, 6 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर में
6 ग्राम आपका यूरिया मिक्स किया हुआ सॉल्यूशन बना दिया है। तो 6 ग्राम यूरिया जो होगा ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। और ये आपका प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बना रहा है ये 24 mm ऑफ Hg बना रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना है PS, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर कितना होगा, और RLVP क्या होगा। तो ये फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ करना नहीं है। हम लोग को जो गिवन है वो क्या दिया हुआ है, तो P0H2O प्योर सॉल्वेंट के लिए आपको दिया हुआ है 24 mm Hg, ठीक है। तो PS पहला वाला निकाल ले हम लोग, पहला वाला निकाल ले PS। तो PS हो जाएगा क्या, P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अब ये भी हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो यहाँ से 24 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो यूरिया होता है, यूरिया का जो फार्मूला होता है ये होता है NH2CO NH2। मोलर मास इसका निकालेंगे दिया जाता है 60, ठीक है। तो 24, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ये कह रहा है, वाटर का पूछ रहा है ना, तो आपको दिया कितना है 100 ग्राम बाई 18, 100 ग्राम बाई 18 प्लस सॉल्यूट का कितना दिया हुआ है, तो 6 ग्राम बाई 60। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा फॉर्मूले पे यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या, LVP। तो LVP के लिए हम लोग ने क्या दिया था कि प्योर सॉल्वेंट H2O का जितना वेपर प्रेशर होगा माइनस PS, यही आपका क्या था LVP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप यहाँ से निकाल लेंगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज एक और फार्मूला है कि यहाँ से P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये भी इसी को तो यहाँ पे P0A ला के रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालते थे हम लोग। तो इसको ऐसे भी निकाल लें कि 24 mm इंटू अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B, फिर से वही केस हो गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6/60, 6/60 प्लस 100/18। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तीसरा आपका है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP। तो RLVP के लिए क्या था फॉर्मूला हमारे पास कि P0H2O माइनस PS बाई P0H2। या तो आप ये फार्मूला लगा लीजिए, अदरवाइज इतना इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B भी होता है ना। तो हम लोग सिंपली मोल फ्रैक्शन ऑफ B ही निकाल लें, तो या तो इससे कर लीजिए या फिर इससे करिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो इसके द्वारा हम लोग क्या लिखेंगे 6/60, 6/60 प्लस 100/18। तो इसका जो कुछ भी आप निकालेंगे ये आपका क्या निकल जाएगा RLVP। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, बड़े ही आसानी से आप फार्मूला को अप्लाई करते हुए सीख जाएंगे। बस ये है कि जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे आपको ये सब फार्मूले याद होते जाएंगे। अब अगला एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मोलर मास 40 दिया हुआ है, ठीक है। वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन सा है नहीं पता है, लेकिन उसका मोलर मास 40 दिया हुआ है। विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस्ड इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो यहाँ से जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा ये हो जाएगा क्या 80% ऑफ प्योर वेपर प्रेशर जो भी होगा। मैं सॉल्वेंट अगर P0A ले लूँ तो P0A के लिए उसका ये 80% होगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा ये 80/100 ऑफ P0A, यानी कि 0.8 P0A। ये P0A का 0.8 होगा, ये कम कर दे रहा है क्योंकि जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाता है, और प्योर सॉल्वेंट का कुछ 100 रहा होगा तो उसको 80% तक कम कर दिया। तो यहाँ से प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 0.8 P0A। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल्स देख लें। तो मोल्स
ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का मास दिया हुआ है 11400। मोलर मास निकालेंगे। ऑक्टेन होता है C8H18, तो इसका भी 114 ही आ जाता है। ठीक है, तो इसका 114 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 1। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है उसका कितना हो जाएगा, तो मास तो हमें पता ही नहीं है, तो मास हम लोग WA मान लेते हैं और इसके मोलर मास दिया हुआ 40, ये आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। तो अब इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लें। क्या पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास कितना होगा, तो बाकी सारा डेटा दिया हुआ आपका। तो यहाँ से क्या करेंगे, P0A माइनस PS डिवाइड बाई P0A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो P0A माइनस 0.8 P0A डिवाइड बाई P0A। अब मोल फ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन अब B पूछ रहा है, तो वेट हमको नहीं पता है, यही कैलकुलेट करना है, बाई 40 कर लेंगे, W/40 प्लस ऑक्टेन के लिए हम निकाल चुके हैं, तो ये 1 होता है। तो अब यहाँ से जो कुछ भी ये जब माइनस करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको फाइनली 0.2, क्योंकि ये हम माइनस करेंगे तो P0 का कैंसिल आउट हो जाएगा, P0A, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई 40, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई 40 प्लस 1। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका वेट ऑफ सॉल्यूट जो है ये आपका 10 ग्राम आ जाता है। इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो ये 10 ग्राम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना लेते हैं इजीली। आप बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और फॉर्मूले सारे याद होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में।